देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त है। आप देख रहे हैं दमदार 10। आज आलोक मेहता जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत सर आपका। सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका भी। मॉनसून सेशन बस इसी सोमवार से शुरू होने जा रहा है और फिर डीलिमिटेशन बिल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बकेट में जितनी लंबी लिस्ट तैयार हुई हुई है, वो तमाम लिस्ट जो पिछली बार अटक गई थी, इस बार वो अटके ना, इसके लिए एक बड़ी तैयारी हो रही है, एक बड़ी प्लॉटिंग हो रही है, बड़ा गेम खेला जा रहा है, बड़ा मैनेजमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में एनडीए की ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद पहले ही एनडीए के सपोर्ट में आ चुके हैं। उद्धव के 9 में से 6 सांसद शिवसेना यूबीडी छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हो चुके हैं। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको देने जा रही हूं। बीजेपी महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के संपर्क में है। सूत्रों का कहना है कि जयंत पाटिल के जरिए शरद पवार की पार्टी से भी संपर्क साधा गया है। ये बातचीत आखिरी स्टेज पर है। शरद पवार की एनसीपी के सांसद और विधायक बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ बीजेपी को शरद पवार के रुख पर भरोसा नहीं है। आखिरी वक्त में पवार क्या कर जाएंगे, इस बात पर भरोसा नहीं है। इसलिए बीजेपी हर एंगल पर विचार कर रही है। बिना पवार के भी एनसीपी के सपोर्ट की तैयारी है। सिर्फ एनसीपी शरद पवार ही नहीं, डीएमके के साथ भी बीजेपी की बातचीत पूरी हो चुकी है। देखिए बहुत ध्यान से आज का ये पूरा कार्यक्रम आप सुनिएगा। मामला केवल एनसीपी शरद पवार गुट का नहीं है। हमारे सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्टालिन के संपर्क में है। डीएमके के 22 सांसद एनडीए को सपोर्ट कर सकते हैं। यहां डील फाइनल हो सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, चाहे शरद पवार गुट की बात की जाए, चाहे स्टालिन की बात की जाए, एक एक करके दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उस पर आपके इंफॉर्मेशन क्या है? जी, महाराष्ट्र में जयंत पाटिल जो कि शरद पवार के अभी आप कहें कि सबसे भरोसेमंद नेता हैं, उनके मार्फत ये बातचीत चल रही है। और सबसे पहले उनको बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उनकी मुलाकात हुई थी विनोद तावड़े के साथ मुंबई में। वो एक होटल के भीतर तकरीबन 1 घंटे की वो मुलाकात हुई थी। सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली उसके हिसाब से 3 जुलाई को वो मुलाकात हो गई थी। हालांकि उसके बाद जब वो चीज़ सामने आई तो फिर चाहे सुप्रिया सुले हों या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन लोगों ने उन बात को खारिज किया था। लेकिन अंदर खाने वो बातचीत बहुत सीरियस लेवल पर चल रही है। और कहानी इस प्रकार की है कि जैसे 10 विधायक जो शरद पवार गुट के हैं अभी, उन 10 विधायकों में से भी अधिकांश का ये मानना है कि सत्ताधारी दल के साथ अगर वो गए तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीच आउट करने की जो बात होती है विधायकों की, वो उनका ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और ऐसे में बेहतर है कि सत्ता के साथ रहें। सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि जयंत पाटिल ने बाकी लोगों को पार्टी के भीतर इस बात की जानकारी भी दी है कि विधायकों का जो बहुमत है वो इस बात को मान रहा है। दूसरी तरफ सांसदों की बात करें तो 8 सांसद उनके पास लोकसभा में हैं और एक शरद पवार खुद राज्यसभा में हैं। जो दूसरी सीट है वो तो ऑलरेडी पार्थ पवार के पास है। तो लोकसभा के सांसदों की भी अगर बात करें तो उनमें से कई ऐसे हैं जो कि मान के चल रहे हैं जो मान रहे हैं कि अगर सत्ताधारी दल के साथ रहे, चाहे केंद्र में या फिर राज्य में, तो उनकी अपनी राजनीति भी बेहतर रहेगी। और इस लिहाज से जयंत पाटिल की कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात हुई थी। और इतना ज़रूर है कि जो सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से ये बातचीत बहुत एडवांस स्टेज में है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कयासबाजी हो या कोई अफवाह हो, ये बहुत सीरियस लेवल पर ये बातचीत चल रही है। एक चीज़ ज़रूर बीजेपी को ये चिंता हमेशा ही सताती है। और पहले अजीत पवार के केस में आपने देखा कि जब ये कहा गया कि शरद पवार की मर्जी से जो हुआ था सुबह सुबह शपथ ग्रहण वाला समारोह, अब बाद में शरद पवार पलट गए, तो उसमें शरद पवार के रुख को लेकर अभी भी बीजेपी के बड़े नेता एकदम से श्योर नहीं है कि शरद पवार का फाइनल स्टैंड क्या होगा। अभी तक एक तरह से शरद पवार ने जो चुप्पी साध रखी है, लेकिन इतना तय मानिए कि अगर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात से पहले जयंत पाटिल शरद पवार से भी मिल रहे हैं, कल भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसके अब सीधा मतलब है कि वो कम्युनिकेशन उनकी जानकारी में हो रहा है, उनकी सहमति से हो रहा है। अब अपने फाइनल पत्ते वो किस रूप में खोलते हैं वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एक चीज़ और है मीनाक्षी कि अगर
सुप्रिया सुले को लेकर शरद पवार कुछ अलग स्टैंड रखते हैं, उस बात को लेकर सहमति नहीं बनती है। इसके बाद ये भी संभव है कि इसके बावजूद एनसीपी शरद पवार के गुट में एक बड़ी दो फाड़ हो जाए और एक बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ आ जाए, जो कि आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या ये सबके साथ होता है, मतलब ये कि सुप्रिया सुले के साथ होता है या सुप्रिया सुले के बिना होता है। जी देवेंद्र, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है वो जयंत पाटिल के साथ खड़ा हुआ है और जयंत पाटिल भी शरद पवार के साथ लगातार संपर्क में है, तो इसका एक अर्थ तो ये समझ में आता है कि दिल्ली से भी एक मैसेजिंग ये है कि जो भी करे शरद पवार को कॉन्फिडेंस में लेते हुए करे और शरद पवार को नाराज नहीं करना है। और शरद पवार भी ये एश्योरेंस तो चाहेंगे कि सुप्रिया सुले का भविष्य क्या होगा। इसे लेकर आपकी सोर्सेस और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? देखिए, शरद पवार को नाराज नहीं करना ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शरद पवार सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं की पार्टी है, तो स्वाभाविक तौर पे उनकी जानकारी से ही अगर सब कुछ हो तो बेहतर है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि उनकी मर्जी से अगर वो लोग आना चाहें तो ठीक, उनकी मर्जी अगर लास्ट टाइम में चेंज हो जा रही है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो उनकी सहमति के बिना नहीं हो रहा होगा, लेकिन लास्ट टाइम में अगर फिर से वो कोई नया राजनीतिक दांव चलते हैं तो उस कंडीशन में भी एक प्लान बी नजर आएगा उन एनसीपी के विधायकों और सांसदों का जो कि सत्ताधारी दल के साथ जाना चाहते हैं, और वहां पर वो देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ कि शरद पवार की राजनीति के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि सुप्रिया सुले, अगर ये उनका गुट आ जाता है एनडीए में, तो सुप्रिया सुले को केंद्र में एक अच्छे महकमे के साथ मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाए, जिस बात को लेकर चर्चा भी थी। और एनडीए के भीतर इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं आएगी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो शरद पवार के भले ही वो अपोनेंट रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनका एक संपर्क सूत्र रहा है। सुप्रिया सुले को लेकर भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। अजीत पवार को साथ लाना एक जरूर एक समस्या उस समय ये थी कि उनके ऊपर करप्शन के आरोप बीजेपी के नेताओं ने ही लगाए थे, लेकिन सुप्रिया सुले के मामले में वैसा नहीं है, तो वो एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि क्या शरद पवार अभी जो बातचीत चल रही है उसी को आगे बढ़ाकर फाइनल मुहर लगवाते हैं या फिर कोई नया राजनीतिक दांव चलते हैं। देवेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी चेन्नई एक्सप्रेस की भी आपसे चर्चा करनी है। तमिलनाडु में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पहले थोड़ा महाराष्ट्र के ऊपर ये जो अभी चल रहा है, शरद पवार की पार्टी का बड़ा हिस्सा बीजेपी में आलोक जी मर्जर करने के लिए तैयार हो गया है, ऐसी जानकारी एकदम स्पष्ट अब दिखाई दे रही है। मीनाक्षी जी, आपको याद हो तो अजीत पवार के जिंदा रहते हुए भी आखिरी समय में लगभग ये बात तय हो गई थी कि दोनों बातचीत कर सकते हैं, और इसलिए उनकी कितनी बार शरद पवार से भी बात हुई। उनकी अचानक दुर्घटना हो जाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो प्रक्रिया थी, इसीलिए वो बेहतर वो बीजेपी में शामिल हो, ये एक दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प बीजेपी को भी सूट करता है कि यदि वो उसी एनसीपी में आ जाए तो जो पहले से है, और उसके साथ यदि आएंगे अजीत पवार के साथ, और उस पर सुप्रिया सुले का असल में बस वही एक है कि उनको वहाँ कितना स्थान हो। पहले चूंकि तय था कि अजीत पवार प्रदेश देखेंगे और सुप्रिया सुले यदि होगा तो सेंटर में शरद पवार की जगह लेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, जैसा अभी रविंद्र जी भी कह रहे थे, मेरा ऐसा मानना है कि अब शरद पवार जी एक पीक पर है, मतलब इसके बाद और कौन से मौके अभी आएंगे राजनीति में कहना चाहिए। वैसे वो भगवान वो शतायु हों, 105 110 वर्ष तक रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन और उन्होंने पहले भी अपने आप को संन्यास लेने की बातें घोषणा की थी बाकायदा, इसीलिए अजीत पवार के साथ भी झगड़ा हुआ इस दृष्टि से। और सांसद अपनी सिक्योरिटी चाह रहे हैं नहीं, और शरद पवार अपनी बेटी को भी, जैसे नीतीश कुमार जी ने भी, हालत भी आता है कि वो नहीं शुरू में बढ़ाना चाहते थे, यहाँ तो सुप्रिया सुले को बढ़ाने का उन्होंने शुरू से कहा था कि भाई शादी के समय कहा था कि मैं एक ही बच्चा हमारा होगा। उस बच्चे की प्रतिभा उनकी बने में उनकी जो प्रोफाइल यदि आप देखेंगे तो बेटी को भी सुरक्षित स्थान मिल जाए, ये सुनिश्चित करना इस समय उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और वो सुरक्षा बीजेपी के साथ जाकर मिल सकती है, गठबंधन में जाकर के मिल सकती है। और सेंटर में उनको पहले एक बार इस पर हुआ था कि क्या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो उनके मन का मंत्री बनाया जाएगा ऐसा संभव नहीं है। मंत्रालय वो चाहें कि हमें तो ये दीजिए, ये मोदी राज में संभव नहीं है। बस इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बड़ा दावा किया है। चिदम्बरम ने दावा किया है कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल यानी कि 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में दोबारा ला सकती है, जो अप्रैल में 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से लोकसभा में गिर गया था। चिदम्बरम का दावा यह है, इसके लिए शरद पवार की एनसीपी और स्टालिन की डीएमके के साथ बीजेपी संपर्क में है। ये दोनों संसद में सरकार का साथ दे सकते हैं। हालांकि चिदम्बरम ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि शरद पवार और स्टालिन की पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहेगी।
दरअसल आपको बता दें, अप्रैल से जुलाई तक संसद का सीन बहुत बदल चुका है। ममता दीदी के 28 में से 20 सांसद टूटकर अलग पार्टी में शामिल हो गए हैं, एनडीए के सपोर्ट में आ गए हैं। तो वहीं उद्धव के 9 में से 6 सांसद टूटकर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, शिंदे में। ऐसे में अप्रैल में एनडीए की ताकत 298 थी, जो अब बढ़कर 324 तक पहुंच गई है। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसद चाहिए। एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 324 तक पहुंच चुका है, यानी कि अब 36 सांसदों की जरूरत होती है। अब अगर शरद पवार के 8 सांसद और स्टालिन के 22 सांसदों का सपोर्ट मिल जाए तो यह आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा, यानी कि 2/3 बहुमत से सिर्फ 6 सांसद कम रह जाएंगे। देवेंद्र, इसलिए अब इसमें स्टालिन की बात करना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहां पर तो चिदम्बरम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्टालिन के संपर्क में है, वहां पर बातचीत हो रही है। 22 सांसद उनके लोकसभा में हैं, 8 उनके राज्यसभा में हैं। ये गणित क्या तैयार किया जा रहा है? या निश्चित तौर पर सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिल पा रही है उसमें काफ़ी पहले से ये संपर्क ऑलरेडी डीएम के साथ है और डीएमके को रीच आउट किया गया उस बिल को लेके। डीएमके को एनडीए में लाने को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है, बल्कि महिला आरक्षण बिल और उसके बाद डिलिमिटेशन बिल जो आएगा, तो इस संदर्भ में डीएमके के सपोर्ट के लिए रीच आउट किया गया। उसमें ये पूछा गया कि आखिर आपकी आपत्तियां क्या क्या हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि इस बिल में अगर शामिल कर दिया जाए तो आपका स्टैंड इस बिल के पक्ष में आ जाएगा। और उसके हिसाब से जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली, डीएमके ने जो कम्युनिकेट किया वो सीटों में इंक्रीमेंट को लेकर कि 50% बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो एक समान होनी चाहिए, इसका बिल में उल्लेख किया जाना चाहिए। इस तरह की बातों को डीएमके के नेताओं ने बीजेपी के उन नेताओं को बताया जिनसे उनकी बातचीत चल रही थी। और वहाँ पर उसके बाद जब बिल आएगा तो उसमें वो प्रावधान आपको चेंज के साथ नजर आएंगे और डीएमके को का जो भी रिक्वायरमेंट था इस बिल को सपोर्ट करने के लिए, उसको इसमें शामिल करके उस बिल को लाया जाएगा। ऐसे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि फिर डीएमके का सपोर्ट बहुत आसानी के साथ बीजेपी को मिल जाएगा। डीएमके को एनडीए में लाने को लेकर इन दोनों ही की पॉलिटिक्स इस बात की इजाजत नहीं देती। डीएमके ने सनातन को लेकर जैसे जैसे बयान दिए हैं इस चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, और बीजेपी ने पूरे देश में उसका मुद्दा बनाया, तो ऐसे में इस तरह के विचारधारा के इशू पे आप एकदम से यू टर्न मार लें वो बीजेपी के पॉलिटिक्स को बिल्कुल सूट नहीं करेगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी के साथ इस तरह से जाना डीएमके को भी सूट नहीं करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे एक टैक्टिकल अलायंस इस बिल को लेकर वो ज़रूर नज़र आ सकता है और वो इस रूप में हो सकता है कि या तो वो सपोर्ट करें या फिर वॉकआउट कर जाए। और उस मुद्दे को लेकर भी बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज में है। जी देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इतना तो समझ में आ रहा है कि सज्जन जी इस बार ये अरेंजमेंट होने जा रहा है, ठीक वैसे अरेंजमेंट जो कभी बीजेडी के साथ था या जगन मोहन रेड्डी के साथ एक अरेंजमेंट बनाया गया था। टैक्टिकली आप इस अरेंजमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी जाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। तब तो रास्ता एकदम साफ दिखाई दे रहा है डिलिमिटेशन बिल का भी। ऑलरेडी साफ है। देखिए, अगर यहाँ पे बात यह है कि 540 के 40 एमपी अगर मौजूद रहेंगे और पक्ष या विपक्ष में वोट करेंगे तब 360 की जरूरत पड़ेगी। टैक्टिकल का मतलब ये है उसमें बहुत सारे सांसद वॉकआउट कर जाएंगे, तो वैसे ही आपका जो रिक्वायरमेंट 2/3 का है वो घटता चला जाएगा। तो पहली बात तो यह है। दूसरा, देखिए तमिलनाडु में ऑलरेडी जो चिदम्बरम बयान देके घेरने की कोशिश कर रहे हैं डीएमके को, वहां पे अब असली जो तलखी है वो कांग्रेस बनाम डीएमके के, कि कांग्रेस ने विश्वासघात करके वो टीवी के विजय के साथ चले गए। तो वहां पे ये जो वहां पे बिटरनेस है वो आगे और गहराने वाली है। डीएमके के पास क्या है कि अभी उनको भी ये रियलाइज हो गया है कि जो अमित शाह गृह मंत्री ने ये फॉर्मूला दिया कि हम हर राज्य का परसेंटेज चेंज नहीं करेंगे, जो 1971 से डिलिमिटेशन में हर राज्य का जो परसेंटेज है, तो जो सीटें बढ़ेंगी हर राज्य का 50% बढ़ेगा। ये अच्छा बार्गेन है साउथ के लिए, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे कंप्लीटली आप जाएंगे तो रेशियो भी साउथ का कम हो रहा है। तो डीएमके के पास एक तो आधार है कि ये आपका आइडियल डील ना हो, लेकिन ये बेहतर डील है, बजाय इसके कि नवंबर में डिलिमिटेशन कमीशन बने और पॉपुलेशन के हिसाब से करे, फिर उनका शेयर घटेगा। वैसी स्थिति में डीएमके यू टर्न नहीं लेगी कि वो मतलब कांग्रेस के पास अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं है सर। कहीं हाथ पैर मारने पर भी अब उन्हें इस बिल को रोकने लायक स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है उनके अलायंस के साथ। वो निश्चित रूप से अब तो पूरा अलायंस ही किसी तरह काम नहीं कर रहा है। आप देखिए डीएमके कहाँ है, अरविंद केजरीवाल साथ नहीं है, ममता बनर्जी के साथ जितनी बिटरनेस एक तरह से बीच में उनके साथ भी हो गई,
अब ठीक है, अभी चूंकि हारने के बाद जरूर ममता और ये साथ में हो रहे हैं, तो उस दृष्टि से अब उसके लोग कितने छोड़ गए, टीएमसी के लोग ये सब जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है, केवल वो विरोध कर सकते हैं जितना ज़्यादा वो व्यवधान, तो चाहे मंदिर वाले मुद्दे पर चढ़ावा को लेकर के मैंने लगातार संसद न चल पाए, व्यवधान तो पैदा कर सकते हैं लेकिन कोई सोल्यूशन अपने अलायंस के लिए नहीं ला सकते। बिल्कुल नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस में कौन है? शरद पवार अपने सांसदों की प्रासंगिकता की चिंता का ध्यान रखेंगे क्योंकि पार्टी बचानी है। वहां पे टेक्टिकल कुछ सपोर्ट हो, वॉकआउट हो, जो भी वो हो सकता है सपोर्ट हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र को डिलिमिटेशन में फायदा होगा। उसी तरीके से बंगाल की हाल देख लीजिए, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के 6 सांसद आ ही चुके हैं। उस स्थिति से कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा अलायंस पार्टनर नहीं है। अच्छा, मैं इसमें अगली खबर और पंजाब में जो कांग्रेस कलह से गुजर रही है उस पर जाऊं, उससे पहले एक जानकारी और आ रही है सज्जन जी, और वो भी सूत्रों के हवाले से है कि केवल महाराष्ट्र और तमिलनाडु में नहीं बल्कि बिहार में भी कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। वहां पर भी आरजेडी के अंदर टूट की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, अभी जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, किसी भी दल के हैं, विपक्ष के, हाँ, किसी भी दल के, विपक्ष के खासकर, उनकी प्रासंगिकता लोगों की सीधी चिंता है कि इन्वेस्ट सबसे बड़ी पार्टी, जैसे आप जॉब में चाहते हैं ना कि सबसे बड़ी एमएनसी में आपको जॉब मिल जाए, तो अभी भारतीय राजनीति में जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो लोग हैं और जो चिंता की बात है, उसमें हर कोई चाह रहा है कि अपनी प्रासंगिकता बताओ। उसमें सुष्मिता देव जो हैं, उन्होंने बिल्कुल इसको सत्यापित कर दिया कि मेरी प्रासंगिकता कहां से बचेगी अगर हम केवल जिस पार्टी की न विचार है न धारा है, वो विचारधारा की बात कर रही है। ठीक है, उसके साथ आप रहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी आपकी प्रासंगिकता क्या है? परिवार के बीच में कला है। अब तो परिवार की पार्टी भी नहीं है, किसकी पार्टी है कहना मुश्किल है। तो यानी आप ये भी तय मानकर चलिए कि बहुत कुछ आरजेडी में भी बहुत कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी अभी हमारी टीम बता रही है कि एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सुप्रिया फुले ऑफ रिकॉर्ड, अब ये सूत्रों के हवाले से मैं जानकारी दे रही हूं, डीलिमिटेशन संशोधन विधेयक में देश में 50% सीटें बढ़ाने का फैसला होने पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस विधेयक को समर्थन दे देगी। अमित शाह के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई। इस पर चर्चा केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी ने ही नहीं की, बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के साथ साथ डीएमके ने भी सहमति जताई। अब सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में विधेयक आने पर समर्थन किया जाएगा। तो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ये बड़ी खबर आ रही है, डीलिमिटेशन बिल का एनसीपी शरद पवार सपोर्ट कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, जब तक पंजाब की कलह तक मैं पहुंची तब तक ये खबर और सत्यापित होती हुई दिखाई दे रही है कि जितने राह के रोड़े थे वो सारे रोड़ों को हटाने का काम हो चुका है। वो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, वो महाराष्ट्र तक पहुंचा, नीचे फिर आप दक्षिण में जाइए वो तमिलनाडु तक पहुंचा। डीएमके हो चाहे एनसीपी हो, अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि एनसीपी शरद पवार गुट इस मसले पर आलोक जी सपोर्ट करने जा रही है। डीम लिमिटेशन बिल पर सरकार का समर्थन करेगी। आपने शुरू में ही जो बात कही थी और हम लोग बात कर ही रहे थे कि शरद पवार किसी भी तरह से अब इनके साथ आ जाएं और खास करके गठबंधन के साथ आ जाएं और उससे सारी समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाती है। शरद पवार का कद ऐसा है कि वो कांग्रेस में भी उनकी एक साख है। देखिए, इवन कांग्रेस के लोग भी तो कुछ एब्सेंट हो सकते हैं। कांग्रेस में कितने असंतुष्ट है ये अभी वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। आज की स्थिति में जैसा अभी सज्जन जी कह रहे हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस में भी कुछ टूट धीरे धीरे दिखाई दे सकती, वो एब्सेंट हो जाए। देखिए, विरोध में बिल में कोई वोट न करे। लेकिन सर, ये खबर तो ये कहती है कि सब समर्थन करेंगे क्योंकि देश में 50% सीटें बढ़ाने का फैसला है। बिल्कुल, इसमें शरद पवार ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और डीएमके भी सर्वदलीय बैठक में इस तरह की खबरें आ रही है कि भाई सहमति जता सकते हैं। क्योंकि अब उनके लिए भी पेच है ना, उनके जितने सांसद जहाँ भी हैं उनके लिए तो फायदा इसी में होने वाला है कि संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं को मिलेगा। एक महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। देखिए, इसके साथ परिसमन के साथ तो जुड़ा हुआ है ना, 33% लागू होगा, उसमें महिलाओं को मिलेगा। आपने देखा हो कल परसों प्रियंका चतुर्वेदी जो बिल्कुल ही बीजेपी का क्रिटिकल भी रहती हैं, लेकिन वो कुछ मामलों में बार बार ये करें महिलाओं के लिए सपोर्ट करिए, तो वो यही समझने वाली बात है। अमित शाह कैसे समझा पाए हैं इन दलों को, डीएमके को कैसे समझा पाए हैं, शरद पवार को कैसे समझा पाए हैं? देखिए, जब इसका विरोध हुआ था उस समय तो आपने केवल इसलिए विरोध किया कि सरकार के
2/3 के बहुमत को रोकना है। लेकिन अगर आप इसको हर राज्य की दृष्टि से देखें, 1971 के जनसंख्या के आधार पे हिंदी पट्टी के अलावे गुजरात और महाराष्ट्र को बहुत घाटा है। इनकी जनसंख्या बढ़ी ही है 71 के बाद, तो उस नाते इनके राज्य का प्रतिनिधित्व जो है, वजन वो बढ़ेगा। और आप देखिए, जिस दिन सेंट्रल विस्ता बना, लोकसभा में 888 कुर्सियां हैं, मतलब उसी दिन यह तय हो गया था कि परिसीमन होगा, और राज्यसभा में 384 कुर्सियां हैं बैठने के लिए, तो ये एक तय है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के जो भी हो, उनको यह पता है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो क्या पता हमारे लोगों को भी ज्यादा मौका मिले। हर कोई देखता है कि आगे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो हमारा भी स्टेक हो सकता है बढ़ जाए। पहली बात तो यह है कि आपके दक्षिण को क्या है कि दक्षिण में देखिए, अभी तो वहां पे कांग्रेस के बीच में और डीएम के बीच में जो तलखी आई है, वो एक बहुत ही आसान कर दिया बीजेपी के प्रयास को। लेकिन साथ ही साथ पूरे साउथ का अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से जाएं, तो अगर केवल 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से होगा तो तमिलनाडु को, केरला को और थोड़ा बहुत कर्नाटका को घाटा होगा। तमिलनाडु और केरला को सबसे ज्यादा घाटा है। वैसी स्थिति में अमित शाह ने एक सॉल्यूशन यह दिया कि आपका परसेंटेज कम नहीं होगा। तो ये उनके लिए एक डील है कि चलिए, जो वर्स्ट सिचुएशन उनके हिसाब से था, उससे काफी बेहतर उन्हें विकल्प मिल रहा है। और साथ ही साथ देखिए, बात यह है कि अब डीएमके के पास विकल्प क्या है। कांग्रेस को वो कह रहे हैं कि इन्होंने विश्वासघात किया, और इस बात को लगातार कह रहे हैं। कांग्रेस वाले उस पर थोड़ी सी नरमी दिखा रहे हैं कि किसी तरह से बात बनी रहे, लेकिन डीएमके नहीं मान रहा है। और यहां पे चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, उनके साथ चिंता यह है कि अगर आप, जिसमें आपके राज्य के प्रतिनिधित्व का भी हित है, उस पर सरकार के साथ नहीं आए तो वैसे ही आपकी प्रासंगिकता खत्म है। जो बचे खुचे लोग हैं शायद वो भी आपसे चले दूर जाएं। हो जाएंगे।